जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज चल रही जो हमारी 85 प्लस करने की सीरीज है यूपी ट्रिपल एस सी पैट में। और यूपी एसआई के लिए भी ये बहुत ही कारगर क्लास सिद्ध होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अभी पैट में क्या है, इसको भले ही लिख के नहीं दिया गया, लेकिन सवाल यहाँ से प्रस्तावना से आ रखे, क्योंकि पूरे संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो है हमारी प्रस्तावना। यूपी एसआई में से 102 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और पैट में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, 100 के 100 क्वेश्चन देखना। और प्रस्तावना के 100 क्वेश्चन करने के बाद आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, और उम्मीद है कि आप लोग इसको पढ़ के आए होगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा सवाल करने में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, तो इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, संविधान का हृदय भी कहा जाता है, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये सभी कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को, क्योंकि प्रस्तावना में मतलब अगर संविधान अगर पढ़ी जाए, किसी ने प्रस्तावना पढ़ ली ना, तो संविधान की जो प्रस्तावना में हर चीज़ पर जिक्र है। यहाँ पे आपकी जो है समानता हो, या ठीक है आपके जो है अधिकार हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, हर एक वो पहलू का यहाँ पर जिक्र किया गया है प्रस्तावना में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरा स्ट्रक्चर जो है यहाँ से संविधान की जो प्रस्तावना है यहीं से है। एक पन्ने में ही मतलब बहुत कुछ है, पूरा गागर में सागर है। एक पन्ना है वो, उसमें सब कुछ है। अगर कहीं से भी कोई भी चीज़ आएगी तो समझो वो एक पेज के अंदर ज़रूर है। जो एक पेज का जो प्रस्तावना है, जो हम भारत के लोगों से स्टार्ट है, हम भारत के लोगों ने इसको जो है किया था। इसको पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये अगर संविधान की प्रस्तावना लेने की बात आ जाए तो अमेरिका, और इसकी भाषा की अगर बात आ जाए तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। बाकी कनाडा से क्या लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं। ब्रिटिश से बाकी संसदीय प्रणाली वगैरह वगैरह है। प्रस्तावना की भाषा किस देश की भाषा से ली गई, क्वेश्चन आ ही गया, ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड से डीपीएसपी लिए गए हैं, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें। इन सारे पॉइंटों को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का अर्थ क्या है, मतलब इसका जो अर्थ है, जनता ही सर्वोच्च है। हम भारत के लोग ही सर्वोच्च हैं। कैसे सर्वोच्च हैं, देखो भारत के लोगों द्वारा क्या होता है कि जो है पूरा मंत्रिपरिषद का चयन होता है, वहाँ पर जीतते हैं, और वही मंत्रिपरिषद क्या है, कानून वगैरह बनाती है। तो इसीलिए जनता सर्वोच्च हो ही जाती है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लास्ट तक बने रहें, सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब किया गया था, तो ये संशोधन था जो 42वां संविधान संशोधन था, ये 1976 में। अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री पूछता है, तो इंदिरा जी यहाँ पे प्रधानमंत्री थी, तो यहाँ पे ये जो मिनी संविधान संशोधन भी इसको बोला जाता है। आप लोग बोल रहे थे एक्सप्लेन करना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए, तो इसमें देखो धर्मनिरपेक्ष, जिसको पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। हम तो ऐसे याद रखते, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ऐसे रख लेना। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द ये जोड़े गए थे, और इससे पहले ये संविधान में नहीं थे। तो ये उपरोक्त सभी। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। गोलकनाथ केशवानंद भारती जो 1973 जो वाद था, इसमें क्या हुआ था, 13 जजों की बेंच बैठी थी, जो बाबा टाइप का है, मतलब देखा होगा फोटो। केशवानंद भारती जो हैं बाबा जी जैसे लगते हैं देखने में, फोटो देखना। तो ये 13 जजों की सबसे बड़ी जो बेंच बैठी थी, केशवानंद भारती मानते हैं कि इन्होंने जो है हिला कर रख दिया सबको। इसका जो फैसला आया वो आया 7-6 से। संविधान की आज तक की बेंच पूछता है सबसे बड़ी कौन सी थी, 13 जजों की, तो यही थी। इसका फैसला भी पूछ देता है, ये आया है 7-6 से। और इसको नाम पूछ देता है कि कौन संबंधित है, केशवानंद संबंधित है। सन भी पूछ देता है 1973। तो इसमें बहुत बहुत, और बाकी की जो इससे पहले गोलकनाथ हुआ था, इसमें नहीं माना था, बाकी की नहीं मान रहे थे, पर 1973 वाले में मान लिया था कि अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक ऐसा देश है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, उपरोक्त सभी। उसमें साफ साफ लिखा है
हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता और जो है अवसर और 5 प्रकार की जो है समानता, इस तरह से जो है पूरा लिखा हुआ है। पूरा याद था मेरे को, अभी थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। पूरा याद कर लेना आप लोग भी, सारे क्वेश्चन वहीं से बन जाएंगे। प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय उल्लेख है? तो यहाँ पे 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय के कौन कौन से उल्लेख हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? यहाँ पे 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ठीक है, प्रस्तावना में वर्णित 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन सी हैं? विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता है? तो समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये ऐसे होता है 3, 5, 2, 1। 3, 5, 2, 1 ये क्या है? 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार के होते हैं न्याय। ठीक है, 5 प्रकार की होती है स्वतंत्रता और 2 प्रकार की होती है समानता और 1 प्रकार की है प्रतिष्ठा। ठीक है, इस तरह से है। आप लोग बोले थे एक्सप्लेन करते चलना, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा पर एक्सप्लेन करते चलेंगे। भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था? अंगीकृत पूछे, अधिनियमित पूछे, आत्मर्पित पूछे तो आंसर लगाना है आपको जो है 26 नवंबर 1950। लागू पूछे तब लगाना है 1950। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, मगर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। संविधान सभा में प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया था? इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था और ये 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था। ठीक है, डेट ये पूछ देता है। 9 दिसंबर यहाँ पे पहली बैठक हुई थी, 26 नवंबर यहाँ पे तो आत्मर्पित हो ही गया था। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। किसने संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा? तो मैं कैसे याद करता था इसको, मुझे याद नहीं रहता था, तो मैं ऐसे याद करता था जैसे संविधान परिचय पत्र पास है पालकी वाला, NN पालकी वाला पास है परिचय पत्र। कुंडली KM मुंशी, कुंडली जैसे बोलोगे तो KM मुंशी जैसा शब्द आता है। ठीक है, अब किसने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? अब जन्म कुंडली, अंक की बिंदी लगा, कुंडली KM मुंशी, कुंडली KM मुंशी ऐसे करके, मतलब अब तो मेरे को वैसे भी याद हो गए, मतलब पहले ऐसे ही रिलेट करता था, अब तो 10-12 बार पढ़ चुका हूँ तो याद हो गया है। आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। अभी किसने प्रस्तावना को संविधान का दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को किसने कहा था? कुंजी अर्नेस्ट बारकर ने। ठीक है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है? राज्यों का संघ। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भारत का अध्यक्ष राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा, चुना जाएगा। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है? पंथ निरपेक्ष का है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, सभी धर्म इसके लिए समान है। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है लोकतांत्रिक समाजशास्त्र मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रस्तावना में बंधुता शब्द का क्या अर्थ है? बंधुता शब्द का अर्थ हमारी शिफ्ट में पूछा गया है, भाईचारे की भावना, 9वीं फर्स्ट में यूपी पुलिस में।
प्रस्तावना के अनुसार संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? भारत की जनता। किस बात में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? देखो, जो बेरुवाड़ी आया था ना, बेरुवाड़ी केस, इसमें इन्होंने बोला था कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, लेकिन 1973 में पलट दिया था केशवानंद भारती केस में कि संविधान का अभिन्न अंग है और इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है? आंतरिक भाग जो है जब बताया था इसने LIC ऑफ इंडिया बाद में, ठीक है, जो चलते रहते हैं तो फिर बाद में कुछ ना कुछ इस पर व्याख्या आती रहती है। क्या प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तनीय लागू कराया जा सकता है? इसको बिल्कुल लागू नहीं कराया जा सकता, ये गैर न्यायिक है। ये क्वेश्चन पूछता है कई बार। प्रस्तावना में अखंडता शब्द का तात्पर्य क्या है? अखंडता शब्द का जो तात्पर्य है देश की प्रादेशिक अखंडता व एकता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति से लिए गए हैं? ये लिए गए फ्रांस की क्रांति 1789 से। प्रस्तावना में उल्लिखित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये कहाँ से लिया गया? ये लिया गया है रूस की क्रांति से। भारतीय संविधान की आत्मा BR अम्बेडकर ने किसने कहा है? तो इन्होंने कहा है, अम्बेडकर साहब ने, इन्होंने बताया संवैधानिक उपचारों को बताया कि ये हैं संविधान की आत्मा। सामान्य रूप से भारतीय संविधान की आत्मा किसे माना जाता है? ये माना जाता है प्रस्तावना को। अगर BR अम्बेडकर लिख दे, अम्बेडकर साहब लिख दे, तो आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकारी लगाना है। प्रस्तावना संविधान के किस भाग के पूर्व में आती है? तो ये आती है प्रारंभ में। इसके बाद ही जो है संविधान आपका जो है स्टार्ट हो जाता है। पहले पेज में ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने प्रस्तावना को अंतिम रूप दिया था? तो ये थे BR अम्बेडकर। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द मूलतः नहीं थे? ये समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता ये नहीं थे। ये 42वां संविधान संशोधन 1976, इंदिरा जी स्टैम्प PM स्टैम्प ये जोड़े गए थे। मिनी संविधान संशोधन भी जिसको बोला जाता है। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता किस प्रकार की समानता प्रदान करती है? तो ये करती है सामाजिक व नागरिक समानता। भारत का संविधान घोषित करता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। इसका अर्थ क्या है? देखो, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, बिल्कुल संपन्न है, क्योंकि ये अपने डिसीजन खुद लेता है, ठीक है। भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। प्रस्तावना में उपासना की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो ये उपासना का जो अर्थ है ये है अपनी जो है आपकी उपासना है, ठीक है। आपको जिसमें श्रद्धा उपासना है, आप जहाँ चाहें पूजा अर्चना वगैरह कर सकते हो, वो आपकी उपासना है। उसको किसी की ज़बरदस्ती नहीं कि तुम मंदिर में ही करोगे, मस्जिद में ही करोगे। प्रस्तावना में उल्लिखित व्यक्ति की गरिमा का क्या अर्थ है? प्रत्येक नागरिक का आत्मसम्मान है और मानवीय मूल्य है। व्यक्ति की गरिमा है, अगर आपकी गरिमा कोई ठेस पहुंचाता है तो आप उस पर मुकदमा कर सकते हो बेशक, क्योंकि हमारे संविधान में ये सब दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकता है। प्रस्तावना संविधान की निर्माताओं के विचारों और उद्देश्यों की कुंजी है। ये किसका कथन है? ये बेरुवाड़ी मामले में जो है ना सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। प्रस्तावना में विक्रम संवत की कौन सी तिथि का उल्लेख है? मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 ये लिखा गया वहाँ पे। 26 नवंबर को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में। संविधान दिवस पहली बार आधिकारिक रूप से किस वर्ष मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 2015 में, जो अंबेडकर साहब की 125वीं जयंती थी तब से। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित किया जाता है, उद्देश्य है इसका है ये बंधुता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का आभूषण किसने कहा है? तो ये कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ क्या है? लोकतंत्रात्मक शब्द का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन करने के लिए किया गया शासक ये है।
मतलब आप इसको अगर प्रस्तावना अगर बढ़िया से पढ़ा होगा ना, बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कोई है नहीं। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया। ये हार्ड भी है, ऐसी बात नहीं। इसके क्वेश्चन फंसा भी देते हैं, हिला कर रख देते हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं, मजाक मत लेना इसको, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मुख्य औजार कौन से होते हैं, तो ये होते हैं पहल, प्रत्याशन और जनमत संग्रह। प्रस्तावना में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मौलिक अधिकार बनी, तो ये 19(1)(a)। प्रस्तावना में वर्णित धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुरक्षित है, 25 से 28 तक। प्रस्तावना में दिए गए समता के आदर्श को लागू करने का अनुच्छेद कौन सा है, ये 14 का 18। 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 18 धार्मिक है। इस तरह से आगे चलेंगे, सब आएगा, सब एकदम आर्टिकल भी आपको उंगलियों पे याद करा देंगे। प्रस्तावना के अनुसार संविधान को कौन अंगीकृत करता है, ये हम पहले ही बोल चुके, भारत की जनता इसने अंगीकृत किया है। साफ साफ पहले शब्द ही लिखा है, हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है। क्या प्रस्तावना संविधान के किसी भाग में संशोधन करने की शक्ति देती है? नहीं, प्रस्तावना स्वयं शक्ति का स्रोत नहीं है। अनुच्छेद 368 के तहत क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। जो 1973 का बाद था ना केशवानंद भारती, उसमें साफ साफ बोल दिया था प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, मगर इसके अभिन्न अंग में जो है नहीं, मूल ढांचे में नहीं किया जा सकता। मूल ढांचा का सिद्धांत कब दिया गया? ये मूल ढांचे का सिद्धांत भी केशवानंद भारती केस में ही कहा गया था कि मूल ढांचे में इसके नहीं कर सकते आप। प्रस्तावना में कुल कितने शब्दों का मूल रूप से प्रयोग हुआ? कुल 85 शब्दों का प्रयोग हुआ है। समझो 85 शब्दों में ही सब कुछ दे दिया, गागरम सागर भर दिया 85 शब्दों में। प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से हुई थी? हम भारत के लोग, यहाँ से शुरुआत होती है। हम भारत के लोग शब्दावली संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के किस दस्तावेज से मिलती जुलती है? ये जो इसका चार्टर है, जो यूएन का चार्टर, उससे मिलती जुलती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय का क्रम क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐसे याद रखना। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कहाँ है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। देखो पहले क्या है, पहले आप समाज में आओगे, ठीक है, फिर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, फिर आप इलेक्शन वगैरह लड़ पाओगे। इस तरह से जो है रिलेट कर लेना। प्रस्तावना में शब्दों का सही क्रम क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। हम सीधे सीधे बोलते नहीं थे, जैसे अभी मैं बोलता हूँ, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ऐसे करके है। तो वैसे भी अगर आप याद कर लोगे तो पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का सही क्रम क्या है? स्वतंत्रता, समता और बंधुता, स्वतंत्रता, समता और बंधुता ऐसे है 3, 5, 2, 1। एक बार फिर बता रहा हूँ, ये है 3, 5, 2, 1 कैसे है, ठीक है। ये है सबसे पहले न्याय है, अगर इससे भी पहले पूछ देता तो ये न्याय थे, और ये थी स्वतंत्रता, ये थी समता और ये थी बंधुता। सीधे ट्रिक याद रखना, 3, 5, 2, 1 अगर पूछता है तो 3, 5, 2, 1। अगर बेसिक बढ़िया से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आपके हो जाएं। केशवानंद भारती मामले में कुल कितने न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी? तो ये 13 न्यायाधीश थे, अब तक की सबसे बड़ी थी। 7-6 से फैसला आया था, पहले ही एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन आगे पूछ भी दिया 1973 में 7-6, ठीक है। भारत एक गणराज्य है, इसका मुख्य कारण क्या है? राष्ट्र का जो अध्यक्ष है यहाँ पर निर्वाचित होता है। देखो 100 क्वेश्चन लाने का मकसद यही है, क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे, बहुत सही हो जाएगा। प्रस्तावना के अनुसार संविधान को कब आत्मर्पित किया गया था? 26 नवंबर 1949। खाली टॉपिक चलाना ही हमारा मकसद नहीं, याद भी होना चाहिए। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का मुख्य कारण क्या था? 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था।
भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता का कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया है? सकारात्मक। सकारात्मक है पंथ निरपेक्षता, सभी धर्मों को समान संरक्षण है। प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का मुख्य माध्यम। प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का क्या लक्ष्य है? ये धनी और निर्धन के बीच खाई को कम करता है। ठीक है। संविधान में तो कोशिश की गई है कि जो है धनवान और गरीब के बीच में वो कम किया जाए, पर जो अमीर है अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर कोई किसी को वो नहीं करेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा इसको बिल्कुल। प्रस्तावना को संविधान का सार किसने कहा? ये कहा था N.N. पालकीवाला ने। किसने कहा था कि संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है? ये कहा था सुभाष कश्यप ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के तंत्र की परिकल्पना की गई थी? ये की गई थी लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी। प्रस्तावना में प्रयुक्त बंधुत्व शब्द किस बात पर बल देता है? ये देता व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता पर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ये कहलाता है उद्देशिका। प्रस्तावना में अवसर की समता किससे क्या तात्पर्य है? ये सभी नागरिकों को योग्यता अनुसार समान अवसर। हालांकि इसमें अपवाद भी है, वो आर्टिकल पढ़ेंगे 15-16 तब बताएंगे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते समय नेहरू जी ने किस मुख्य लक्ष्य पर बल दिया था? इन्होंने दिया था भारत को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु गणराज्य बनाना। क्या प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों की भांति संशोधन किया जा सकता है? हाँ, अनुच्छेद 368 के तहत। प्रस्तावना में प्रयुक्त सर्वदाता संपन्न शब्द का अर्थ क्या है? भारत पर किसी भी बाह्य शक्ति का नियंत्रण नहीं है, सर्वदाता संपन्न है भारत खुद। भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली, क्या इससे भारत की संप्रभुता पर प्रभाव पड़ा? नहीं, ये एक ऐच्छिक समझौता था, जबरदस्ती नहीं थी। जबरदस्ती थोड़ी ना कि लिया था राष्ट्रमंडलीय सदस्यता, ये इच्छा थी हमारी, हम जब तक हैं तब तक हैं, जब हट जाएंगे। प्रस्तावना में आर्थिक समानता का विचार मुख्य रूप से कहाँ से प्रभावित है? तो ये समाजवादी विचारधारा से। प्रस्तावना के अनुसार संविधान की व्याख्या करते समय न्यायालय प्रस्तावना की सहायता ले सकता है। हाँ, संदिग्ध प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए बिल्कुल ले सकता है। अगला है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान की एक महत्वपूर्ण संरचना है? ये भी कहा था केशवानंद भारती। केशवानंद भारती क्या है, आपने नहीं पढ़ा तो इसको थोड़ा डीप में पढ़ लेना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा की समता का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे हर समाज में हर व्यक्ति की सम्मानजनक, और जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं ना, पता नहीं AI से क्वेश्चन बना रहा है, वहाँ पे क्या कर रहा है एग्जाम में, इसी टाइप के सवाल ज़्यादा बन रहे हैं आजकल। इसी टाइप के सवाल बहुत बन रहे हैं आजकल, पहले जैसा नहीं, ट्रेंड चेंज है। ट्रेंड को पकड़ो भाई। भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये किस व्यवस्था को दर्शाता है? ये दर्शाता है गणतंत्र। प्रस्तावना में शामिल विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना में से विश्वास का क्या अर्थ है? तो ये किसी दर्शन या मान्यता को मानने की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का क्या अर्थ नहीं है? तो इसका जो अर्थ नहीं है, किसी विशेष वर्ग को अनुचित विशेषाधिकार देना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य परिलक्षित है। तो ये प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व इन दोनों में है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देता है ये। संविधान की प्रस्तावना को परिवर्तित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये है केवल भारतीय संसद के पास है। प्रस्तावना में किस तिथि का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है 26 नवंबर 1949 का। 42वें संविधान संशोधन 1976 के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये इंदिरा जी थी, पहले ही बता चुका हूँ मैं 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये फखरुद्दीन अली अहमद थे। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है।
प्रस्तावना को हमारे संविधान का मुखबंध भी कहा जाता है। इसका कार्य क्या है? इसका है संविधान के मूल उद्देश्यों को प्रकट करना। प्रस्तावना में एकता और अखंडता में अखंडता शब्द का जुड़ाव किस बात को रोकता है? तो ये देश के विभाजन या अलगाववाद को रोकता है। क्या प्रस्तावना में दोबारा संशोधन किया जा सकता है? हाँ, मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाए बिना संसद इसको कर सकती है, साफ साफ बोला गया वहाँ पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य सारांश क्या है? तो इसका जो सारांश है, भारत एक संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य प्रदान करता है। ठीक है, ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। आप लोग बोल रहे थे अच्छे लेवल के सवाल लाना, तो बहुत अच्छे लेवल के हैं। अगर ये 100 क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं हुए हैं तो आप दोबारा भी इसको देख सकते हो। अब हम 3 क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं। 3 क्वेश्चन का टेस्ट जो लेते हैं, आपको बताना है कि जो केशवानंद भारती है, केशवानंद भारती केस में कितने जजों की बेंच बैठी थी। और दूसरा आपको बताना है कि जो है न्याय कितने प्रकार के हैं प्रस्तावना में। और तीसरा आपको जो है बताना है कि जो है जब केशवानंद भारती केस हुआ था, केशवानंद भारती केस में जो है उसके तहत प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, बताएंगे आप लोग कमेंट करके। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके भी बताना। पॉलिटी के लिए और भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन अभी धीरे धीरे करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, अपलोड करने में दिक्कत आती है, संसाधन हमारे पास वैसे है नहीं। और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ऐसे ही हमारी क्लास धुआंधार तरीके से चलती रहेंगी। जय हिंद।